हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास है -1 माइनस इयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास तीसरे क्वेश्चन से लेके 8वें क्वेश्चन तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8, उन क्वेश्चंस में हमें क्या करना था? ये जो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है इसको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वही लिखा है कि ये हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, और आप बच्चों ने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे तो वहां पे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आप बच्चों को बताया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर को कंपेयर करते हैं जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस इयोटा y, और वहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस अगर हमें इसको x प्लस इयोटा y की फॉर्म में लिखना होगा तो x हमारे पास -1 रहेगा और प्लस आ जाएगा, फिर इयोटा आ जाएगा, और उसके साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा ताकि -1 आए तो हम यहाँ पे माइनस इयोटा आए तो वो हमें क्या लिखना पड़ेगा -1, क्योंकि -1 प्लस इयोटा इंटू -1 करेंगे तो -1 माइनस इयोटा आ जाएगा। तो ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस इयोटा y। तो यहां से हमने देखा तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -1 है। तो डिफरेंस इस तरह से दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है, -1 है। फिर हम मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस जिन बच्चों को अभी ये समझ नहीं आ रहा है तो शायद आप बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा, तो अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आप बच्चों को ये बहुत ही आसानी से समझ आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जब हमने मॉडुलस फाइंड करना होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x हमारे पास -1 है, y हमारे पास -1 है, वही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, x और y की वैल्यूज पुट कर दी तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर यहाँ पे भी 1 रहेगा। तो 1 प्लस 1 दैट मीन्स √2 आ जाएगा। तो जो मॉडुलस होगा वो हमारे पास क्या आ गया, √2 आ गया। अब डिस्टेंस x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू भी माइनस में है, तो डिस्टेंस इसका मतलब जो रियल एक्सिस होगी और जो इमेजिनरी एक्सिस है, या रियल और इमेजिनरी जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये हमारे कौन से हैं, नेगेटिव हैं। तो डिस्टेंस आप बच्चों को पता होगा अगर ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो तो इनमें से दोनों नेगेटिव पॉइंट हो, मतलब एक्स भी और वाई भी, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो डिस्टेंस ये होती है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये होती है हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है तो ये भी नेगेटिव होगी और ये भी नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है और ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हम ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, आप बच्चों को यहाँ पे पता होगा कि जो हमारे पास अब इसके बाद थीटा की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, अल्फा माइनस पाई होती है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता, अगर वहां पे होता ये पॉइंट लाई करता तो वहां पे वैल्यू होती है पाई माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है सिर्फ अल्फा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है माइनस अल्फा। तो डिफरेंस इस तरह से हमने ये लिखा है। तो अब हमारे पास जो ये रियल और इमेजिनरी वैल्यूज है वो दोनों नेगेटिव हैं, तो इसलिए ये जेड कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और वही हमने लिखा है। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, वो हमारे पास क्या होती है, अल्फा माइनस पाई। और यही मैंने आप बच्चों को यहाँ पे बताया कि जो थीटा होगा वो अल्फा माइनस पाई के बराबर आएगा, और यही थीटा हमारे पास क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो डिफरेंस अब हम क्या करेंगे, tan की फॉर्म वो अल्फा फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला लेते हैं वो कौन सा होता है, फार्मूला tan ऑफ अल्फा। तो वो हमारे पास y अपॉन x फार्मूला होता है, उसकी मॉडुलस वैल्यू लेते हैं। तो डिफरेंस y भी हमारे पास -1 था और x भी हमारे पास -1 था, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लिया और इनका मॉडुलस लेंगे जब, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि -1 को -1 से डिवाइड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 ही आएगा और 1 का मॉडुलस 1 ही होता है। तो डिफरेंस अब इस तरह से आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा कि जो tan अल्फा है वो हमारे पास 1 के बराबर आ गया। अब डिफरेंस आप बच्चे मुझे बताइएगा कि tan की वैल्यू 1 कहां पे होती है। तो डिफरेंस वो होती है tan 45 डिग्री पे। तो पाई अपॉन 4 हमारा क्या होता है, 45 डिग्री। तो इसलिए जो tan अल्फा है वो हमारे पास tan 45 डिग्री हो गया। अब ये tan दोनों कैंसिल आउट, तो ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई अपॉन 4 आ जाएगी। तो वही हमने लिखा है अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। अब डिफरेंस जो वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आप बच्चों को मैंने बताया, क्योंकि ये क्वाड्रेंट थर्ड में लाई कर रहा है तो वहां पे वैल्यू क्या होती है, अल्फा माइनस पाई। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फा माइनस पाई होगी। अल्फा की वैल्यू पाई अपॉन 4 है और पाई हमने खुद से लिखा होता है जो फॉर्मूले में का अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा की वैल्यू हमने लिख ली, पुट कर ली, तो पाई बाय 4 माइनस पाई आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका डिनोमिनेटर 1 पाई इंटू 1 करेंगे तो पाई 4 इंटू पाई करेंगे तो 4 पाई, तो पाई माइनस 4 पाई करते हो तो -3 और 4 बन जा 4, तो -3 अपॉन
4 आ जाएगा, -3 पाई/4 आ जाएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से जो आर्ग्यूमेंट था उसकी वैल्यू ये आ गई, और जो r था तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, √2 आ गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो पोलर फॉर्म होती है हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या होती है, z = r cos थीटा प्लस इयोटा sin थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, cos और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, प्लस इयोटा और sin और थीटा की वैल्यू भी हमने पुट कर दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से cos थीटा प्लस इयोटा sin थीटा हमारे पास आ गया। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था उसकी पोलर फॉर्म। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देखोगे तो हमें जो नंबर दिया है वो क्या है, -3 दिया है। तो देखिए जब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हो तो ये सिर्फ क्या है, इसमें इयोटा तो नहीं है, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता तो वो क्या होता है, 0। तो देखिए ये हमारे पास क्या होगा, 0 इमेजिनरी, और ये हमारे पास क्या आएगा, -3। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, -3 + 0 × इयोटा। तो जब आप इसको वापस लाते हो तो ये हमारे पास 3 के बराबर ही आता है। इसी को आप क्या कर सकते हो, जब आप इसको कंपेयर करते हो x + इयोटा y के साथ, तो यहां से x आपको क्या दिखेगा, -3 दिखेगा, और जो y होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0, क्योंकि इयोटा × y होता है ना, इयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही हमारे पास y होता है। तो इयोटा के साथ नंबर यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, 0। तो ये हमने लिख लिया 0। तो डिस्टेंस ये हमारे पास y 0 आ जाएगा और x हमारे पास -3 रहेगा। अब डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। r हमारा क्या होता है, मॉडुलस, तो वो हमारे पास हो जाएगा √x² + y²। तो जो x है उसकी वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 0 है, तो -3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर होता है 9 और 0 का स्क्वायर रहेगा 0 ही। तो 0 + 9 और उसका अंडररूट, तो हमारे पास क्या रहेगा, 9 + 0 9 रहता है, और 9 का अंडररूट हमारे पास 3 होता है, तो वो हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो r की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो डिस्टेंस अब आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रियल पार्ट है, क्या है, ये रियल पार्ट वो है -3, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है। तो डिस्टेंस मुझे आप बच्चे ऐसा बताइएगा अगर आप इसको बोलो कि ऐसा पॉइंट जिसमें y 0 हो और x -3 हो, तो वो किस पे लाई करता है, माइनस वाला है ना। तो जैसे अगर माइनस वाला पॉइंट होगा, x एक्सिस माइनस है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये माइनस पॉइंट है, तो ये -x एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये होता है -x और 0 होते थे इस तरह से पॉइंट। आपने ये 10th क्लास में अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे पॉइंट होता था नेगेटिव x एक्सिस पे -0 x 0, और इस x एक्सिस, इस y एक्सिस पे क्या होता है, 0 y, और इस पे क्या होता है, इस मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे होता है 0 -y, और इस एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होता है, x और 0। तो ये 4 पॉइंट्स होते थे इन चारों एक्सिस पे, ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जब हमने ये r वैल्यू फाइंड कर दी है, अब हमने देखना है कि ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, ये पॉइंट करेगा इस एक्सिस पे, किस पे, x एक्सिस, कौन सी एक्सिस पे, ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस पे, या हम इसको क्या बोल सकते हैं या हम इसको चाहे तो आप इसको ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि या तो ये इसमें इसके साथ भी लाई कर सकता है या फिर इसके साथ लाई कर सकता है, क्योंकि ये आ रहा ही एक मिड पॉइंट, मतलब यहाँ पे ये 2 क्वाड्रेंट है, एक ये है, ये दूसरा ये है, और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आ रहा हो तो वो ना इसका होता है ना इसका होता है, या फिर वो इसका भी होता है और इसका भी होता है। तो इसका मतलब आप यहाँ ये लिख सकते हो, यहाँ ये भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप यही एक्सिस भी लिख सकते हो। तो यही हमने लिखा होगा कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 0, तो 0 को आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। तो रियल पार्ट हमारे पास नेगेटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट क्या है वो पॉजिटिव है। तो जैसे जो प्लस और माइनस वाला पॉइंट होता है, तो जैसे अगर हमारे पास इस तरह से पॉइंट हो कि पहला x वाला माइनस पॉइंट हो और y वाला प्लस में हो, तो जैसे बताओ मुझे, x एक्सिस नेगेटिव होती है ये वाली यहाँ पे, और y एक्सिस पॉजिटिव कहां पे होती है, यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आप जो इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो 0 को आप -0 लिखोगे तब भी 0 जाता है। तो अगर आप माइनस लेते तो ये माइनस आना था, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब आप सेकंड भी लिख सकते हो या फिर थर्ड भी लिख सकते हो, आप कोई भी लिख सकते हो। तो जैसे हमने ये लिखा होगा आगे आप देख सकते हो, तो वही हमने लिखा है, देयरफॉर z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आप सेकंड भी लिख सकते हो या इसकी जगह पे आप थर्ड भी लिख सकते हो। और अगर एग्जैक्ट लिखोगे तो वो क्या रहता है, ठीक है आपके लिए, r ऑन नेगेटिव x एक्सिस पे, क्योंकि वो नेगेटिव x एक्सिस पे आ रहा था ना, इस तरह से पॉइंट आ रहा था, वो यहां पे पॉइंट आ रहा था -x और 0। तो क्योंकि x एक को था, कौन सा था,
माइनस वाला था और दूसरा कोऑर्डिनेट जीरो था, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स जीरो। तो जैसे इसका मतलब ये कौन सी एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास जीरो है। तो जैसे जब ये पॉइंट हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, अगर जब हम इसको माने कि हाँ भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम लेते हैं पाई माइनस अल्फा, और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे तो वो क्या होता है, अल्फा माइनस पाई। तो जब आप जो भी आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करोगे, उसमें से अल्फा में से पाई को माइनस करो या पाई में से अल्फा को माइनस करो, तो आपका वैल्यू जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो जो भी आपकी जो आर्गुमेंट होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। आप यहाँ पे पाई माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे थर्ड लिखा तो यहाँ पे आप लिख लोगे अल्फा माइनस पाई, और दोनों केसेस में आपकी वैल्यू सेम रहेगी, आप चेक भी कर सकते हो। तो डिस्टेंस अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो tan अल्फा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, y अपॉन x, और डिस्टेंस जो y था वो हमारे पास जीरो था और x हमारे पास क्या था, -1। तो डिस्टेंस जो जीरो अपॉन -1, तो जीरो का मॉडुलस करेंगे तो जीरो ही रहेगा, और जो -1, तो जब x की वैल्यू -1 है तो -1 का जब मॉडुलस वैल्यू लेते हैं तो वो कौन सी आती है, प्लस में ही आती है, तो 0/1। तो जब जीरो को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो ही आता है। तो जैसे इस तरह से जो tan अल्फा होगा, अब बताओ मेरे को tan की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, वो 0 डिग्री पे ही होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 0। इसका मतलब जो tan अल्फा है वो tan 0 के बराबर आ जाएगा। ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो डिस्टेंस अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 0। अब डिस्टेंस आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, आप चाहे अल्फा माइनस पाई लिखो या पाई माइनस अल्फा लिखो, तो वैल्यू क्या रहेगी, 0 माइनस तो आप क्या कर सकते हो, 0 माइनस यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये लिखा है हमने पाई माइनस अल्फा। तो जब आप पाई माइनस अल्फा ये वाली वैल्यू कौन से सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखी है, तो हम लिख सकते हैं जो आर्गुमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस अल्फा। जो पाई माइनस अल्फा वैल्यू होगी, तो पाई में से आप किसको, अल्फा हमारे पास क्या है 0, तो पाई में से 0 को माइनस करोगे तो माइनस ये हमारे पास पाई ही आएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो z है वो क्या आ जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास क्या निकाली थी हमने, r की वैल्यू आप बच्चों को पता था वो आई थी √9, दैट मींस 3। तो और साथ में यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पाई आई है, और इयोटा साइन थीटा, और उसकी जगह पे भी हमने पाई लिख लिया है, और ये हमारी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो जाएगी किसके लिए, क्वेश्चन 6 के लिए। तो इस तरह से आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, √3 प्लस इयोटा, √3 प्लस इयोटा। तो डिस्टेंस जब आप √3 प्लस इयोटा की बात करते हैं, तो ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसको भी हमने किस फॉर्म में लिखना है, x प्लस इयोटा y की फॉर्म में। तो जैसे जब आप इसको और इसको कंपेयर करो तो मुझे बताइएगा इयोटा के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो इट मींस इयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो x होगा तो x यहाँ पे क्या है, √3 आ जाएगा। तो जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, y की वैल्यू 1 रहेगी और x की वैल्यू √3 रहेगी, तो वही हमने लिखा है x की वैल्यू √3 और y की वैल्यू 1। तो डिफरेंस आई होप यहां तक आप बच्चों को समझ आ गया होगा। ये x की वैल्यू रही √3 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम निकालते हैं मॉडुलस, तो वो होता है हमारे पास r। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √x² प्लस y²। तो r की वैल्यू हो जाएगी √x² प्लस y²। जो x है तो √x x² है, तो x की वैल्यू √3 थी, तो √3 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास 3 रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो अब देखिए ये 4 है, 4 का रूट हमारे पास आता है 2। तो इस तरह से जो r है, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स अब यहां तक आप बच्चों को समझ आ ही गया होगा कि ये हमने निकाल दिया मॉडुलस, मतलब आर वैल्यू हमने जो फाइंड करनी होती है पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए, हमने वो फाइंड कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हियर जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है, तो मुझे बताइएगा। वो देखो जो रियल पार्ट था, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी √3, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1। तो जैसे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो जैसे x की वैल्यू भी हमारे पास ये है और y की वैल्यू जो 1 है, तो ये भी पॉजिटिव है, और x मतलब रियल वाली वैल्यू और इमेजिनरी वाली वैल्यू दोनों हमारे पास पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स आप बच्चे मुझे बताइएगा, अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो तो वो कौन से में आता है, पॉजिटिव ही x एक्सिस है और पॉजिटिव ही y एक्सिस है। तो इसका मतलब ये इसके बीच में कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी वैल्यू, ये वाला जो पॉइंट होगा तो वो हमारा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये यही हमने लिखा है देयरफॉर z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा लाई। तो जैसे अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो जैसे जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो आप बच्चों को बताई थी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा होती है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होती है पाई माइनस अल्फा, और तीसरे क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होती है
वो आप बच्चों को पता होगा, माइनस अल्फा। तो ये वही हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू हमारे पास क्या ही हुई, अल्फा ही रहेगी। दैट मीन्स जो थीटा होगा वो हमारे पास अल्फा के बराबर ही आएगा। अब हम फाइंड करते हैं अल्फा। तो डियर अल्फा फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। तो डियर y की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू √3 है, तो वही हमने लिखा होगा 1 अपॉन √3, और इनकी मॉडुलस वैल्यू लेते हैं तो वो 1 अपॉन √3 ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो जो आंसर रहता है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो ये हमने पॉजिटिव ही लिखा है 1 अपॉन √3। अब डिफरेंस आप बच्चे मुझे ये बताइएगा कि tan की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन √3 कहां पे होती है। ये आप बच्चों को मैंने सारी की सारी वैल्यू बताई थी, tan 0 से लेके 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये आप बच्चों को वैल्यू शायद याद भी होंगी। ये 0 है होती है, यहाँ पे वैल्यू अच्छी होती है 1 अपॉन √3, यहाँ पे वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे वैल्यू होती है √3, और यहाँ पे क्या होती है नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आप बच्चों को पता होगा। तो 1 अपॉन √3 कहां पे आई वैल्यू, tan 30 डिग्री पे, तो हमने वही लिखा है tan 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम पाई अपॉन 6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू पाई अपॉन 6 आ जाएगी। आप बच्चों को पता है ना, ये 30 डिग्री हम पाई अपॉन 6 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 1 अपॉन 80, और 1 अपॉन 80 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 ही आता है, तो इसलिए हम इसको पाई अपॉन 6 भी लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस तरह से जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई अपॉन 6 आ गई, और जो अल्फा होता है वही हमारा थीटा के बराबर होता है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आप बच्चों को मैंने अभी ऊपर बताया कि थीटा ही हमारा अल्फा होगा, तो जो थीटा इज इक्वल टू अल्फा रहेगा, और अल्फा की वैल्यू पाई अपॉन 6 आ गई। तो इस तरह से जब हमने आर्गुमेंट भी फाइंड कर दिया और हमने आर भी फाइंड कर दिया, मतलब जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो भी हमने फाइंड कर ली। वो कितनी थी आर हमारे पास, आर हमारे पास आ गया 2, और ये थीटा हमारे पास आ गया पाई अपॉन 6, और यही हम अब पुट कर देंगे पोलर फॉर्म में, z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस इयोटा sin थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, और cos थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 6 है, और sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी पाई अपॉन 6 रहेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था √3 प्लस इयोटा, तो उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, z इज इक्वल टू 2 cos पाई अपॉन 6 प्लस इयोटा sin ऑफ पाई अपॉन 6। तो डियर आप बच्चों को मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसके लिए जो r और जो थीटा होता है, r और थीटा, उनकी वैल्यू क्या रहती है, यूनिक रहती है। इसका मतलब हर एक पोलर नंबर, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए r और थीटा की एक यूनिक वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, ये हमें इयोटा दिया गया है। जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वही हमने लिखा है, वो क्या दिया है हमें, इयोटा। तो जैसे जब हम इसको x प्लस इयोटा y की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 प्लस इयोटा इंटू 1, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, वापस इयोटा आ जाएगा। तो रिलेशन ये हमारे पास देखो, जब 0 को किसी के साथ ऐड करोगे तो वही रहता है नंबर, अब इयोटा इंटू 1 करोगे तो इयोटा ही रहेगा। इट मीन इसका ओवरऑल हमारे पास इयोटा ही आएगा। तो रिलेशन जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया x प्लस इयोटा y के साथ, तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 रहेगी। तो वही हमने लिखा है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा कि हम इसके बाद क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं अपना मॉडुलस। तो वो होता है r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे x 0 है और y हमारे पास 1 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 0 हमारे पास 1 ही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1। अब जो रूट ऑफ 1 होता है वो हमारे पास 1 ही आता है, तो इसका मतलब जो r होगा, जो मॉडुलस होता है वो हमारे पास क्या रहता है, 1 ही यहाँ पे आएगा। उसके बाद अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना जो आर्ग्यूमेंट। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है, मतलब जो x है और जो ये y है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0, और y की वैल्यू हमारे पास थी 1। तो जिसमें जो x की वैल्यू 0 है, इट मीन्स वो क्या रहेगा, 0 पॉजिटिव ही ले लेते हैं या नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये हमने इसको मान लिया पॉजिटिव वैल्यू है, तो y भी हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है उस तरह से। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई करें कि ये किस एक्सिस पे आएगा, तो x की वैल्यू 0 किस एक्सिस पे होती है, वो जो होती है y एक्सिस पे। तो ये हमारे पास y एक्सिस है, तो ये y कौन सा है, पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव, ये जो y एक्सिस ऊपर वाली होती है तो इसमें आ जाएगा ये वाला पॉइंट, तो ये क्या रहेगा 0 y। तो इस तरह से ये पॉइंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा पॉइंट होगा वो किस पे आ जाएगा,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो यही हमने लिखा होगा, तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव भी लिख लेंगे कि देयरफॉर जो z लाई करता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस, बिकॉज क्योंकि x यहाँ पे क्या है 0 है, जब x 0 होता है तो पॉइंट कहां पे लाई करता है y एक्सिस पे, तो ये आप बच्चों को पता होगा, जब y 0 होता है तो पॉइंट कहां पे लाई करता है x एक्सिस पे। तो डियर अब आप बच्चों को पता होता है कि जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है, अगर हमारे पास z किस में हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होती है अल्फा होती है। तो डियर आप बच्चों को एक चीज में और बता देता हूं, देखो अगर आप मानते हो कि सपोज हमने ये ले लिया, कौन सा ये वाली लाइन थी, इस पे आ रहा है हमारे पास पॉइंट, अब ये लाइन इसके साथ भी शेयर हो रही है और ये लाइन इसके साथ भी शेयर हो रही है, जरूरी नहीं है कि आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिखो, आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो। कब? जब आप -0 और y मान लो, मतलब -0 मान लो आप x और y मान लो हम, वो हमारे पास 1 रहेगा, तो इट मींस y पॉजिटिव रहेगा और 0 नेगेटिव रहेगा, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है। और तब जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू वो थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई माइनस अल्फा होती है। तो रिलेशन चाहे आप इस तरीके से निकालो चाहे आप इस तरीके से निकालो तो आपकी वैल्यू सेम रहेगी। तो डिफरेंस हमने ले लिया, जो tan ऑफ अल्फा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है y अपॉन x की मॉडुलस वैल्यू। तो y हमारे पास क्या है 1 है और x हमारे पास 0 है, तो जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद वो हमारे पास क्या आता है, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो आता है नॉट डिफाइंड, या हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो रिलेशन ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। तो रिलेशन अब मुझे बताइएगा कि tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड कहां पे होती है। अभी थोड़ी देर पहले आप बच्चों को मैंने सारी की सारी वैल्यूज बताई, तो रिलेशन ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा और ये कहां पे होती है वैल्यू इसकी नॉट डिफाइंड, tan 90 डिग्री पे, वही हमने लिखा है। ये tan कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई अपॉन 2 आ गई। तो इस तरह से जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास पाई अपॉन 2 आ गई। अब डिफरेंस चाहे आप इस तरीके से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब माना है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है अल्फा के बराबर ही, दैट मींस पाई अपॉन 2 ही आएगी। और अगर आप किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में मानो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है पाई माइनस अल्फा, तो तब भी आप पाई माइनस पाई अपॉन 2 करोगे, मतलब एक पाई में से आधा पाई निकाल दे तो कितना बचेगा, आधा पाई ही बचेगा, तो दैट मींस पाई अपॉन 2 ही आएगा। तो जो थीटा होगा वो हमारा अब क्या आ जाएगा पाई अपॉन 2 आ जाएगा, वही हमने लिखा है। वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जो थीटा है तो वो हमारे पास हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट माना था, वो इज इक्वल टू अल्फा लिखा है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई अपॉन 2 थी, तो इसलिए वो थीटा है वो थीटा की वैल्यू हमें पाई अपॉन 2 मिल गई। अब देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है वो हमारी क्या हो गई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा होती है, ये होती है जनरल में। तो अब हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो r वैल्यू 1 लिखा है, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस योटा साइन ऑफ पाई अपॉन 2 आ गई। तो ये इस तरह से जो z है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में किस तरह से होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस योटा साइन ऑफ पाई अपॉन 2। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या है, इन अर्लियर क्लासेस वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंस हम अपनी जो 10th क्लास में होती है या 9th क्लास में, वहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते हैं शायद। तो जब आप 10th क्लास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हो तो वहां पे किस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये 9th क्लास में भी आप बच्चों ने देखा होगा इस तरह से कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंस जो 10th क्लास में हम सॉल्व करते थे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और x की वैल्यू फाइंड करते थे। तो डिफरेंस वो कब फाइंड करते थे, सबसे पहले हम देखते थे डिस्क्रिमिनेंट। जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिफरेंस जो b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगी, वो 0 से बड़ी रहेगी, जो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ये अगर 0 हो या 0 से बड़ी हो तो हम x की वैल्यू फाइंड करते थे और वो हम फॉर्मूला लगाते थे। वो फॉर्मूला क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो डिफरेंस ये फॉर्मूला होता था, या इसको आप इस तरह से लिखते माइनस b प्लस माइनस d अपॉन 2a। तो इस तरह से भी होता था। तो डिफरेंस ये एक ही बात है। तो यहां पे देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, वही हमने उसी की जगह पे d लिख लिया है, तो ये एक ही बात है। अब डिफरेंस ये हमारे पास x की वैल्यू तब फाइंड करते हैं जब ये हमारे पास 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है।
लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आते थे, वहां पे आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे कि वहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 से छोटी। तो जैसे जब आप नंबर लाइन लिखते हो तो ये होता है हमारे पास 0, और 0 से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव और 0 से छोटे नंबर नेगेटिव। तो जैसे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, नेगेटिव। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव आता था तो हम क्या बोलते थे कि ये जो इक्वेशन होगी इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इस तरह से हम उस क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देते थे। लेकिन ये स्टूडेंट्स अब आप क्लास 11 में पहुंच गए हो, तो अब आप बच्चों ने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो स्टूडेंट अब पहले आपने अभी तक 10th तक क्या पढ़ा होता था, रियल नंबर्स। अब आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लिया तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी इसके अगर रियल रूट्स नहीं है तो हमारे पास कौन से रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, और वो कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड करना हम आज सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है और उसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो वो इक्वेशन हम उसको भी बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। आप बच्चों को पता है सेम तरीका वही होगा जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही हम लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, अब नेगेटिव आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को बताते हैं कि हम उस नेगेटिव को कैसे खत्म करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वही हमने लिखा है कि उसके वो रूट्स कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, और वो किस तरह से दिए जाएंगे, वो हमारे पास होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां पे हम a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बच्चों को मालूम है। तो a किसका कोएफिशिएंट होता है, यहां पे देखते हो ना, a क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c कांस्टेंट टर्म होती है, b हमारे पास किसका कोएफिशिएंट होता है, x का, और a हमारे पास कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम जब कंपेयर करते हैं तो हम फाइंड करते हैं ए, बी और सी की वैल्यू, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब जैसे हमने ये देख लिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो सपोज हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारी वैल्यू -6 आ गई, क्या आ गई, -6। तो हम क्या करते हैं, -1 कॉमन निकाल देते हैं और साथ में 6 लिख लेते हैं। तो डिफरेंट जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -6 आ रही थी, उसको हमने इस तरह से लिख देना है। अब डिफरेंट हम इसको क्या करेंगे, -1 अलग से रूट दे देंगे और रूट ऑफ 6 इसका अलग दे देंगे, क्योंकि ये आप बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं कि रूट ऑफ ए बी हमारे पास क्या होता है, रूट ए रूट बी इसके बराबर होता है। तो डिफरेंट ये हमारे पास जब रूट ए रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी होता है, तो हमने यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया। हमने एक चीज आप बच्चों को शायद मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी वहां पे बताई थी कि अगर हमारे पास दोनों नंबर्स नेगेटिव हों तो हमारे पास ये वाला फार्मूला नहीं लग सकता, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर उनमें से पॉजिटिव हो और दूसरा चाहे नेगेटिव हो चाहे 0 हो, तो ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं जो 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो जैसे वही हम चीज यहाँ पे लगा देंगे, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 6। अब आप बच्चों को पता है रूट ऑफ -1 क्या होता है, हमारे पास इयोटा। तो डिस्टेंस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास √6 आया होगा, मतलब ये जो वैल्यू आई होगी डिस्क्रिमिनेंट की रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर, मतलब आप उल्टा करके लिख लेंगे ना। तो ये इस तरह से जब हमने इसको उल्टा करके लिख लिया, क्योंकि मतलब हमने कॉमन निकाल दिया माइनस, यहाँ पे मैंने -6 लिखा था, यहाँ अगर आपका इस तरह से आता x माइनस वाई, मान लिया हमने x माइनस वाई आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे, ये नेगेटिव होगा अगर, तो आप माइनस कॉमन निकाल दोगे और ये y माइनस एक्स आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो डिस्टेंस y माइनस एक्स लिख सकते हो। तो ये हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा थोड़ा चेंज हो जाएगा, सिर्फ -1 हमने कॉमन निकाला, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इयोटा आ जाएगा, क्योंकि यहां से जब आप -1 कॉमन निकालते हो, देखो -1 कॉमन निकाला तो पॉजिटिव टर्म, ये जो नेगेटिव टर्म है ये कहां से आई, पॉजिटिव वाली टर्म में से, और ये जो पॉजिटिव टर्म आई वो कहां से आ गई, नेगेटिव टर्म में से आ गई। तो इसका मतलब जब हमने -1 कॉमन निकाला तो ये वाली टर्म पॉजिटिव बन गई और ये वाली टर्म नेगेटिव बन गई, तो वही हमने लिखा है। अब ये जो रूट -1 होता है उसकी जगह पे हम इयोटा लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, अब इयोटा वाली आ जाती है। तो इसका मतलब ये कौन से नंबर हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो एक हमारे पास रूट आएगा -b प्लस रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर इयोटा अपॉन 2a। तो दूसरे में यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया होगा, एक में हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, एक में हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और इस तरह से हमें 2 रूट्स मिल जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को बताते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, कि जब भी आप अलजेब्रा पढ़ते हो तो वहां पे आप बच्चों को 9th क्लास में भी ये चीज बताई जाती है कि अगर कोई एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें डिग्री n है, तो उसके कितने रूट्स होते हैं, n ही रूट्स होते हैं। तो डियर यही चीज अब यहाँ पे सच साबित होती आ रही है, क्योंकि डियर जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे तो आप देख लेते थे, हाँ भाई कोई इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो आप बोल देते थे इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो अब आपको लगता था उस टाइम के शायद इसके रूट्स होंगे ही नहीं, मतलब इसके एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री क्या होती है,
2। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री क्या होती है 3। अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसकी डिग्री होती है 1। तो जैसे अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब उसके 2 ही रूट्स भी एग्जिस्ट करेंगे। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसके 3 ही रूट्स भी एग्जिस्ट करेंगे, और अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसका एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये होती है x प्लस 2। अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका रूट क्या होता था x इक्वल टू माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाता था x इक्वल टू माइनस 2 हमारे पास ये आ जाता है रूट इस लीनियर इक्वेशन का। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, और जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं उसके कितने रूट्स होते हैं 3 रूट्स होते हैं। इसका मतलब कि अगर एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री तो उसके n ही रूट्स होंगे। यही हमने लिखा है कि जब ये थ्योरम है ये क्या स्टेट करती है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, कि एक जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी तो उसका कम से कम एक रूट होगा ही होगा। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद क्या है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस थ्योरम, और इसी थ्योरम के कॉन्सिक्वेंस हमें क्या कहता है, वो कहता है कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द डिग्री n हैज n रूट्स, के अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री n है तो उसके n रूट्स होंगे ही होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम दिखाएंगे कि अगर आप बच्चों के पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम ये वाली थ्योरम भी आप बच्चों को मैंने पढ़ा दी, और ये चीज आप प्रूव भी कर सकते हो। आप चाहे कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन फाइंड करोगे, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड करोगे, उसको जब सॉल्व करोगे तो आप अगर उसकी डिग्री n होगी तो उसके n ही रूट्स मिलेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 4 है तो उसके 4 ही रूट्स मिलेंगे। जिसकी अगर 2 है, जिसकी डिग्री 2 है तो उसके 2 ही रूट्स मिलेंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, रूट्स फाइंड कर सकते हो। तो अब आप बच्चों को नेक्स्ट ये जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के, तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।